नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री रवि सैनी जी। हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि कुछ दिन पहले बजट आया था और हमारा बजट तकरीबन 50 लाख करोड़ का था इस बार। तो हर बार आंकड़े कुछ ना कुछ बड़े आते हैं, लेकिन जनता को समझ नहीं आता कि बजट कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, पैसा इतना है, आम जनता तक क्या चीज़ें पहुंच रही है, सरकारों को, अलग जो राज्य सरकारें चल रही हैं वहाँ उन्हें क्या मिल रहा है। तो आज मैं थोड़े आम शब्दों में, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझ आ जाए, जो लोग इस वीडियो को देखें और वो लगातार दूसरों तक भी बात पहुँचाएँ कि जो बजट है उसका सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, क्या वो वेस्ट हो रहा है। क्योंकि बड़ी रैलियाँ भी होती हैं, सरकार वहाँ भी खर्च करती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ भी बढ़ती हैं, वहाँ भी खर्च होता है, और इधर उधर पैकेज भी बांटती है। तो आप बताएं, शुरुआत करें, किस तरह से ये बजट खर्च होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये आम जनता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जी। और ख़ासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बात पहुंचेगी। क्या हुआ है कि पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे एक इंसान अपना एक आरामदायक परिस्थिति जब बन जाती है तो उसके अंदर उसको बहुत ही आराम महसूस होता है और उससे वो ये कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि आम जनता भी इसकी आदी हो चुकी है। आज आप देखिए, बजट की बात होती है जी। मध्यम वर्ग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। बजट में इंटरेस्ट लेते हैं लॉबिस्ट जी। कॉरपोरेट वर्ल्ड और गरीब। जी। आज कोई भी सरकार हो, चाहे वो पहले यूपीए थी, एनडीए 1, 2, 3, जी। आम जनता आज ये समझ चुकी है, गरीब लोग हैं वो समझते हैं कि हमें तो अपना फ्री का राशन मिलता रहेगा जिसकी मर्जी सरकार आ जाए। और कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वो भी अपने जब भी बिजनेस का आकलन करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं, तो उनके भी अपने बजट होते हैं। उस हिसाब से वो लगा लेते हैं कि हाँ जी, इस सरकार में इतनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमसे इनके चुनावी खर्चे के लिए, तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस में वो प्रोविजनिंग करते हैं, क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं छापता है। तो उसी हिसाब से फिर वो अपनी पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करवाने के लिए लॉबीज के थ्रू काम करते हैं। सरकार कितना मार्जिन रखती है पर स्टेट के हिसाब से, या छोटे बड़े स्टेट के हिसाब से ये थोड़ा बदलता भी है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि देखिए सरकारें आई जाती रहीं, आंकड़े जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुमराह करते हैं। अच्छा। आम जनता तक ये बात पहुंच नहीं पाती है, तो उसमें मैं किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता हूं कि जिसके अंदर उसको जस्टिफाई करना पड़े। जैसे कि अगर हम कुछ सेक्टर की बात करें कि सरकार रिसर्च पे, एजुकेशन पे, या फिर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर मैं बजट की बात करता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात लेता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है, 16-17% के करीब उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें जो निवेश है मात्र 10-11% होता है। आज अगर आप देखें बजट का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, बड़ी लाजमी बात है। एक तरफ हम बात करते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बहुत बंट रही हैं, और एक तरफ बेरोजगारी। जब बेरोजगारी को दूर करने का जो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आज आप जॉब क्रिएटर पैदा करें, ना कि जॉब सीकर्स पैदा करें। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बड़ी अपनी, जैसे कहते हैं ना पेट स्कीम जिसे बोलते हैं, मेक इन इंडिया। बहुत सारे स्किल्स के नाम पे एंटरप्रेन्योर आए, लेकिन अचानक वो छोड़ के क्यों भागे? उनके छोड़ के भागने के पीछे जो कारण था, उससे पहले मैं ये बता देना बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि जॉब सीकर्स की ज़रूरत कम हो सकती है अगर जॉब क्रिएटर्स आ जाएं। तो जॉब क्रिएटर्स की राह में अगर बहुत बड़ा एक रोड़ा आया था, आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि सन 2002 में एक ट्रायल के तौर पे
उस समय की वाजपेयी जी की सरकार थी, तो एक सरफासी एक्ट लाया गया था, जिसके बाद ऐसा हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, अब वो ट्रेडिंग में बदल गई। बहुत बड़े इंडस्ट्रीज जो थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक आसान रास्ता ये लगा कि हमें इंपोर्ट करके, क्योंकि जस्टिफिकेशन भी ऐसी दी गई थी कि इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हमको सस्ता पड़ेगा उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय। तो उससे फिर हमारा क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई, लोगों ने अपनी ट्रेडिंग की दुकानें खोल ली और हम लोग असेंबल पे आ गए और असेंबलिंग पे आ गए, और जिससे जॉब्स जानी शुरू हो गई। अब रोजगार अगर पैदा नहीं होगा, गवर्नमेंट अगर इस पर कोई स्टेप ले सकती थी, जैसे कि चाइना वगैरह और आसपास नियर कंट्री हैं, वो लोग आज भी क्रिएटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको जॉब क्रिएटर्स के ऊपर तवज्जो देनी है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कागजों में बहुत अच्छी स्कीम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से विशेष मंत्रालय बनाया हुआ है, एसएमई मंत्रालय बनाया हुआ है जी। उसमें कागजों में बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है, कैपिटल क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस प्रोग्राम। उसमें 25% तक कैपिटल क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस है, परंतु हकीकत में अगर आप देखेंगे तो वो लागू हो नहीं पाती है। किसी बैंकर्स के पास आप जाओ, मैं खुद भी गया हूँ तो बैंकर्स के पास, मैं सिडबी में भी गया था, और सिडबी का क्रिएशन ही स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हुआ था, परंतु वो धीरे धीरे फिर वही कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो काम होता है, इसके ऊपर मैंने कई बार पहले भी बोला है। तो अगर सरकार को, हम और आप, हम सरकार के आंख और कान ही तो हैं। इस तरीके के जब चर्चे, इस तरीके से जब बातें होती हैं, बातचीत होती हैं, तो ये समस्या के ऊपर चर्चा करने का नहीं, समाधान की तरफ भी उसके ऊपर जी जी नहीं, हम आप लगातार सजेस्ट करते हैं सरकार को, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस वाले इशू पर क्या जनता के लिए भी क्या सुझाव, वो कैसे अपने लिए चीज़ें मांग सके सरकार से? देखिए, जनता तो इस तरीके से मान के बैठ गई है कि जो अपने बस में नहीं है उसके ऊपर चर्चा ही क्यों करनी, और खासकर बुद्धिजीवी वर्ग इसके बारे में सोच के बैठ जाता है। वो कहता है जी हमारे पास तो पावर है नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई है भी नहीं, कि जरिया भी नहीं है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। तो वो कुछ कोशिश करते भी हैं, तो वो जो कोशिश जिनके थ्रू करते हैं, तो उनकी जो एक कीमत होती है वो चुका नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो चुप होकर बैठ जाते हैं। तो मुझे एक अच्छा विषय लगा जब आपने इस बारे में बात किया था कि बजट का पैसा कहाँ खर्च होता है और कहाँ खर्च होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमारा जो देश है वो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। हमारी ऑलमोस्ट 80% जो जनता है वो रूरल तबके में रहती है, एरियाज में रहती है। तो उनके लिए अगर हम लोग काम करना चाहते हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका ये हो सकता है कि गांवों का विकास किया जाए। एक विकसित गांव, एक विकसित देश को आसानी से पहचान दे सकता है पूरी दुनिया में। अभी एक छोटा सा इनिशिएटिव आयुष मंत्रालय ने भी लिया था, और मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अगेन जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, उसी तरीके से मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देहाती, जो हमारे किसान जो हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान दें अगर, तो उससे हमारा क्या होगा कि बजट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर बढ़ा करके एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट किसान को चाहिए। किसान को कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े जी। उसके लिए सरकार को चाहिए पंचायत लेवल के ऊपर, ग्रामीण लेवल के ऊपर अच्छे एक सलाहकार केंद्र खोले जा सकते हैं। वहाँ पे किसानों को मुफ्त में सलाह दी जा सकती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनकी दी जा सकती है। इनिशियली उनको जो सपोर्ट चाहिए, ट्रैक्टर्स हैं, पंप हैं, सोलर पंप्स हैं, इस तरीके की स्कीम्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, कागजों में हैं। और जिसे कहते हैं ना कि
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हमेशा चलती आई है, और ये आज से नहीं है, हजारों हजारों सालों से चलती आ रही है। परंतु जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ती चली जा रही है, अब जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, जब अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हैं, और आज की हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक है इसके बारे में, तो गेहूं और चावल से हटकर के मिलेट बेस प्रोडक्शन अगर बढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक खेती के बारे में अगर किसान को उसके बारे में आसान सुविधाएं और पैसे की उसको, लेकिन सरकार उस तरह के इंस्टीट्यूशन खड़े नहीं कर पा रही। जितने लोग ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर में हैं वो या तो इंडिविजुअल है या उन्होंने कहीं से बाहर आउट ऑफ कंट्री से कुछ चीजें देखी हैं। हमारे यहाँ पे वो लिमिटेशन है ना, इंस्टीट्यूशन कैसे बढ़ाए सरकार? बजट भी है हमारे पास, सब कुछ भी है। देखो लिमिटेशन तो किसी चीज की नहीं है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बात कही थी कि अगर किसी चीज की अगर कमी है तो वो है पॉलिटिकल विल की कमी है। जी। तो पॉलिटिकल विल, मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार इसके तरफ काम करना चाहे तो अच्छा काम करने से उनकी पहचान बनेगी, परंतु किनका इंटरेस्ट हर्ट होता है? मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी दवा कंपनियां जो हैं उनका इंटरेस्ट हर्ट होगा। लेकिन अगर ज्यादा ऑर्गेनिक पे डिपेंड हो जाएंगे तो जैसे लंका में जो हाल हुआ वो भी हो सकता है कि इसका नेगेटिव पहलू वो भी है कि हम एकदम ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते। फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं तो उसको तो धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक महंगी भी तो पड़ती है ना चीजें, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब देखिए अगेन, जब भी किसी भी योजना के ऊपर चर्चा होती है तो सरकारों का दायित्व बनता है कोई वाइट पेपर लाएं, उसके ऊपर चर्चा रखें और जनता से उसके बाद उसके विषय में सवाल जवाब किए जाए, उनसे राय मांगी जाए। और मेरे हिसाब से राय में सम्मिलित होने का अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो वो करदाता का है, टैक्स पेयर्स का है। कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो मैं इसके बारे में एक ही सुझाव देना चाहूँगा, एक बड़ा सुझाव है ये कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी योजना लाई जाती है तो उसको, जैसे अब डिमांड जिस चीज़ की बढ़ जाती है तो उसमें बड़ा आसान तरीका होता है कि उसकी सप्लाई साइड बढ़ाई जाए। अब मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आज हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार कोशिश करे तो हिंदुस्तान को फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया जा सकता है। जी, इतना फूड है हमारे पास, इतना फूड है हमारे पास, हम पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। बिल्कुल। और अन्न दान से बड़ा दान कौन सा हो सकता है? राइट। आज हम दवाएं दान करते हैं, उनसे तो आसान तरीका होगा कि हम लोग अन्न दान करें और किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारा बजट का ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, सरकार को चाहिए। परंतु एक और भी मुसीबत काफ़ी समय से आ गई है कि हमारा जो विपक्ष बहुत ही कमज़ोर हो गया है। जी। तो विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, और विपक्ष मजबूत तभी होगा। तो विपक्ष को लेकर तो एक राजनीति है ना, विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो मीडिया उसके पीछे लग जाता है, जनता मीडिया की वजह से गुमराह हो जाती है। तो आप जैसे जो मीडिया है, पत्रकार हैं, नहीं, हम लोगों की तो जितनी हमसे कोशिश होती है हम उतनी करते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सोशल मीडिया का योगदान आज है, नेगेटिव की तरफ अगर है तो पॉजिटिव की तरफ ही किया जा सकता है। बिल्कुल। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आज जैसे हमको सबको दो आंखें दी हैं, सबको दिमाग दिया है, उससे उन आंखों से और उस दिमाग से हम कहाँ पे किस तरफ लगाना चाहते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है ना। राइट। सरकार को दो चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए। बजट का जो आपने सवाल किया था, जिस विषय पे आज हमने चर्चा शुरू करी थी, कि बजट को एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो पहला हमारा, जैसे हम पंचकर्मा की बात करते हैं, हमारे जो सनातन की जो पद्धति है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पहले कहते थे, आज से 40-50 साल पहले की बात थी, कहते फूड इज दी ओनली मेडिसिन। आज उसकी जगह पे हो गया है कि राइट फूड इज दी ओनली मेडिसिन। अब राइट फूड क्या है, किसके लिए है? अब अगर एक कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 को डायबिटीज़ है, 5 को हार्ट ट्रबल है, 5 को किडनी ट्रबल है, तो सेम प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता जैसे एलोपैथी में करते हैं। तो आयुर्वेद का बहुत अपना योगदान इसकी तरफ हो सकता है। कृषि प्रधान देश अगर हमको बनाना है और उसको दुनिया को बनवाना है तो बजट का थोड़ा बहुत हिस्सा शिक्षा की तरफ और
स्वास्थ्य की तरफ, हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पे उनका एक नारा चला था जो मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय, खुला दाखिला सस्ती शिक्षा, यही है लोकतंत्र की परीक्षा। बहुत बढ़िया। उसकी तरफ ध्यान अब सरकार को देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि ये बातें अगर उन तक पहुँचें तो इसके ऊपर वो ध्यान नहीं देगी। देखिए, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन आजकल जो है दाखिला ही बड़ा महंगा हो रहा है और शिक्षा तो उससे कहीं ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जो है रवि सैनी जी की बातों पर ध्यान दे, जो सजेशन दिया है, सॉल्यूशन दिया है, उसके पर गौर करे। तो ये कोशिश है हमारे चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, आप लोग सवाल करें, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।